थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया पे शो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक साहब बोल रहे हैं जी? जी मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल जी पूछ जी लें। जी जी तारक साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरी वाइफ की एक्सटेंशन अब 2 महीने के बाद ना स्पाउस वीजे की वो एक्सटेंशन है फर्स्ट उसकी, तो मैंने ये पूछना था आपसे ये प्लीज कि जो इनकम होती है 18,600 वो काउंट कैसे हम करेंगे? वो नेट वाली काउंट करेंगे या ग्रॉस वाली काउंट करनी होती है, जैसे उसमें टैक्स भी शामिल होता है ग्रॉस वाली? और दूसरा सवाल ये है कि अगर 6 मंथ के पैसे काउंट करें, जैसे 6 मंथ की लास्ट वेजेस हमारी, तो वो बन गए तकरीबन 9,300-400 पाउंड, तो वो इस तरह काउंट कर सकते हैं कि 6 मंथ के 9,300-400 बन गए हैं, तो क्योंकि 18,600 है उसकी लिमिट जो है। तो ये प्लीज दो क्वेश्चन है मेरे, तो प्लीज मैं फोन बंद करता हूँ तो आप टीवी के ऊपर आंसर कर दें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बात है पीएवाई की, यानी कि जो लोग सैलरीड हैं तो वो ग्रॉस पे को देखते हैं। वो ग्रॉस पे आपकी सालाना कैलकुलेशन के हिसाब से वो देखते हैं। तो ग्रॉस पे होता है जो टैक्स से पहले होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर वो आपका नेट प्रॉफिट देखते हैं, जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, जो आपके जो टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं उन पे लिखा जाता है। तो क्योंकि आपने पीएवाई का जिक्र किया, तो अगेन मैं आपको रिपीट करके बोलता हूँ कि वो देखते हैं कि आपकी सालाना सैलरी कितनी है, और अगर आपकी सालाना सैलरी 18,600 से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली जब वो रिकैलकुलेट करते हैं प्रो राटा बेसिस पे 6 महीने के लिए, तो वो आपकी इनफ होती है, वो टेंशन नहीं है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की इनवेरिएबल सैलरी होती है, यानी कि ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो वो फिर लोअर वाले फिगर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आपकी सैलरी क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों की फ्लेक्सिबल सैलरी होती है उनको बोला जाता है कि पूरे साल की अपनी सैलरी शो करें। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आप होम ऑफिस को बता सकते हैं कि ऑल तो मेरी फ्लेक्सिबल सैलरी है, लेकिन मैं थ्रेशोल्ड को आराम से मीट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन उसमें आप उसकी फ़िक्र ना करें कि कैलकुलेशन प्रोराटा कैसे होती है, आपने साल के एनुअल फिगर को देखना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैं सना बात कर रही हूँ। मुझे आपसे 2-3 सवाल करने हैं। जी जी। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैंने आपसे पूछना है कि आजकल क्या राइट टाइम है? वीज़ा ग्रांटेड होता है आजकल, या आजकल विजिट वीज़ा नहीं अलाउड हैं? और सेकेंडली ये कि अगर विजिट वीज़ा
अलाउड हैं, तो उनको किस टाइप का क्वारंटीन करना पड़ेगा, यहाँ आके होटल में या फिर घर पे क्वारंटीन करना होगा? और सेकेंडली मैंने आपसे ये पूछना है कि जो विजिट वीजा है उसमें फैमिली विजिट वीजा और जनरल विजिट वीजा इन दोनों में क्या फ़र्क है, और विच वन इज़ बेटर टू अप्लाई? थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। देखें, मैं आखिरी वाली चीज़ एंड में बताऊंगा क्योंकि उसका मुझे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वारंटीन की। लेकिन जहाँ तक बात है जनरल, फैमिली विज़िटर, ये पहले कैटेगरीज होती थी, अब सारे के सारे एक विज़िटर वीज़ा पे। जिस तरह पहले ही होता था जो बिज़नेस विज़िटर है उनका वीज़ा, वो कैटेगरी होती थी बिज़नेस विज़िटर की, फैमिली विज़िटर की कैटेगरी डिफरेंट होती थी, जनरल विज़िटर की कैटेगरी डिफरेंट होती थी। अब सारे एक ही विज़िट वीज़े पे। तो बेसिकली आप विज़िट एक ही अप्लाई करेंगे वीज़ा, सिर्फ उसमें पर्पस अपना डिफ़ाइन करेंगे कि जी हम इसलिए विज़िट पे जा रहे हैं कि हमारी वहाँ फैमिली है। और जहाँ तक बात आती है कि विज़िट वीज़े में अभी कोई ममानत है या नहीं, देखें मुझे अप टू डेट अभी मैंने का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान से आ रहा है उनको कितना अरसा सेल्फ़ आइसोलेट होना पड़ेगा। बल्कि इनफैक्ट कोई आज मुझसे पूछ भी रहा था तो उल्टा वो मुझे बता रहे थे कि जी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर 8 दिन बाद एक और टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर टेस्ट नेगेटिव है तो आप बाहर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कोविड की नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके आएँ तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर, वो आपको फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए। देखिए इस वक्त जनरली पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग बहुत कम हुई हुई है, और मोस्ट लाइकली अगर सारा चीज़ें इन प्लेस होती हैं टाइमली मैनर पे तो यूके फिर बाहर आ जाएगा इन रिस्ट्रिक्शन से। तो अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो कॉमन सेंस अप्रोच तो यही है कि अगर ऑलरेडी कोई ब्रिटिश सिटीज़न वापस नहीं आ रहा, मीटिंग उनको तो आ सकते हैं बिकॉज दे लिव है। अगर आप विजिट पे आ रहे हैं तो यू शुड वेट टिल एटलीस्ट यहाँ के हालात थोड़े बेहतर हो जाएं, या एटलीस्ट ये अभी पूरी कंट्री लॉकडाउन के अंदर है, एटलीस्ट लॉकडाउन से तो पहले बाहर आ जाए ना, वरना वो कहेंगे कि आप जा कैसे रहे हैं जबकि पूरा यूके इस वक्त लॉकडाउन के अंदर है। तो इट इज़ बेटर कि थोड़ा वेट कर लें, इस कॉमन सेंस अप्रोच। और एक दफ़ा जब यूके खुल जाए इकॉनमी जुलाई तक, जब उनका इरादा है कि बाकी सब कुछ खुल जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल पे आ जाएगा, देन आई थिंक इट विल बी अ बेटर टाइम टू मेक एन एप्लीकेशन। अनलेस लोग आ रहे हैं किसी की तीमारदारी के लिए, या खुदा न खास्ता कोई सीनियर फैमिली मेम्बर है या कोई बहन है, भाई है जिनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब होगी एंड दे वांट टू कम ओवर, उनसे मिलने के लिए, वो बात डिफरेंट है। लेकिन अगर तफरी के लिए आ रहे हैं तो वो फिर कॉमन सेंस है कि तफरी किधर करेंगे जब सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगर कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद जैन है। मेरे दो क्वेश्चन आपसे, एक सलम के मुतालिक है, दोनों ही सलम के मुतालिक है। जी एक ये है कि मेरा इंटरव्यू हुआ था नवंबर में, मेन इंटरव्यू हुआ है नवंबर में, और उसके बाद मैंने अभी लास्ट मंथ मैंने काम के लिए अप्लाई किया कि मुझे परमिशन दी जाए काम करने के लिए। जी और मैंने ये पूछना था कि ये मेरा इंटरव्यू हो चुका है, क्या वो मुझे परमिशन दे सकते हैं काम की? कि मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है मुझे। वो कोई डिसीजन अभी तक आया नहीं है, और ना ही अभी तक उन्होंने मुझे कोई पोस्ट वगैरह की है, ना मेरे सोलिसिटर को की है उन्होंने। दूसरा ये था कि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे सैलन के मतलब ना, कि कोई कह रहे हैं कि सबको दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं 5 साल, कोई 10 साल वाले, कोई कह रहे हैं फैमिली वाले। तो प्लीज़ आप ये बता दें कि मेरे जैसे और भी बहुत सैलन सीकर हैं जो इसी वेट में पड़े हुए हैं कि एमनेस्टी निकलेगी और हम लोगों का कुछ हो जाएगा। 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए अपनी फैमिली से दूर। तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है हम लोगों के बारे में प्लीज़? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी थैंक यू। कॉल का। थैंक यू भाई। देखें जहाँ तक वर्क राइट की बात है, अगर आपके केस को 1 साल हो चुका है, बिकॉज अभी आपने अर्ज़ किया कि नवंबर में आपने इंटरव्यू दिया था, तो अगर हम अभी देखें तो अभी सिर्फ उस बात को 3 महीने +2 5 महीने हुए हैं। नॉर्मली काम की परमिशन आप अप्लाई करते हैं, जो होम ऑफिस की पॉलिसी है वो ये है, जो केस लॉ भी उसके ऊपर है, कि जब 12 महीने हो जाए और होम ऑफिस ने अभी तक आपको डिसीजन नहीं दिया तो फिर आप काम की परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने खुद बोला, अनलेस मुझसे सुनने में ख़राबी हो गई, कि नवंबर में आपका इंटरव्यू हुआ है। तो अगर नवंबर में हुआ है तो फिर तो अभी 5 महीने हुए हैं। अगर पिछले से पिछले साल नवंबर में हुआ है तो फिर जारी बात है 12 महीने से ऊपर हो गए, आप काम की परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है, देखिए मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि लोग मुझे कभी कॉल करते हैं कि तारिक भाई, क्योंकि ये आजकल व्हाट्सएप आ गया है, वो लोग एक दूसरे को गलत टाइप के मैसेजेस भेजते हैं। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि देखें अभी तक तो कोई सर पैर नहीं है एमनेस्टी का।
अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैंने एक वीडियो भी की थी कि कोविड एमनेस्टी का मतलब ये नहीं था कि इमिग्रेशन एमनेस्टी आ रही है। कोविड एमनेस्टी का ये मतलब था कि जो भी लोगों को कोविड की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इलीगल भी हैं प्लीज़ आएँ। आपका अगर, क्योंकि इलीगल लोग भी अस्पताल में रजिस्टर्ड हैं, जीपी में रजिस्टर्ड हैं, कि आप आएँ, कोई आपसे आपके स्टेटस के बारे में नहीं पूछेगा और अपने जैब्स लगवाएँ। तो इट वाज मोर टू डू विद दी हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल देन द इमिग्रेशन स्टेटस, बिकॉज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी आके बोला, आई थिंक रेडियो शो था जिस पे वो आए थे, उन्होंने बोला कि जी हम चाहते हैं कि हर कोई फॉरवर्ड आए और अपने टीके लगवाए, लेकिन प्रीति पटेल ने कोई ऐसी बात नहीं बोली। तो जहाँ तक देखें एमनेस्टी की इस वक्त बात है, बिल्कुल लोगों की उम्मीद ये है कि भी क्योंकि आजकल हालात इतने ख़राब हैं तो दे विल गिव सम एमनेस्टी, लेकिन कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आई कि हम एमनेस्टी देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि जिस वक्त कानून बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के, वो कानून सफिशेंट हैं आपके किसी के भी इमिग्रेशन मसले को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट कानून है वो है कि जो लोग यहाँ 20 साल से कम टाइम के लिए रह रहे हैं उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, कि वो अपनी होम कंट्री में जाके इंटीग्रेट नहीं होते। वो जो वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का थ्रेशोल्ड है वो बहुत बहुत हाई है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई उसमें क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से बैठ के बात करें। लेकिन ये जो है ना कि जी आप केस डाल दें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी टू बी ऑनेस्ट विद यू कोई बात नहीं है। मैं हमेशा लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि जो मुझे जानते हैं सालों से मैं एक ही बात बोलता हूँ, केस डालना और वीज़ा मिलने में दो अलग चीज़ें हैं। आई डू नॉट नो वाई आप जब जाते हैं अपना केस डलवाने के लिए या अपना असाइलम पेश करने के लिए क्यों नहीं पूछते कि भाई इसमें मेरिट क्या है केस के अंदर, क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और ये सबसे ज़्यादा मैं इशू रेज़ करता हूँ जिन लोगों के इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल होते हैं कि अगर ओवरस्टेयर ने शादी कर ली है, उनको यही नहीं पता कि वीज़ा मिल सकता है नहीं, बस वो ये समझते हैं कि अगर हमने शादी कर ली है या हम 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं हमें वीज़ा मिल जाएगा, नॉट रियलाइजिंग कि आपको इनसमाउंटेबल टेस्ट या पेरेंटल रिलेशनशिप का टेस्ट मीट करना है, लेकिन लोगों को उसकी समझ नहीं है। तो मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और अपना केस डिस्कस करें। और ये जो अफवाहें फैल रही हैं, कभी कभी फैल जाती हैं, प्लीज़ इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। स्पेशली विंड रश के वक्त भी बहुत ही लोगों के साथ ज़्यादती की गई, और जिन लोगों का विंड रश का केस बनता भी नहीं है उनको भी मैंने खुद मैसेजेस देखे, मैं नाम लेना चाहता कि जी हाँ विंड रश के केस में डाल दें, ये फॉर्म है जी भर दें। वो कैटेगरी कुछ और थी, वो किसी और लोगों के लिए था, लेकिन हर कोई उसमें डाल रहा था। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ आप लोग वनरेबल लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोगों के पास जाके एडवाइस लिया करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम 3-4 अस्सलाम। सवाल हैं आपसे। आराम से पूछें। एक पहला सवाल तो ये है कि मेरा बेटे का मुझे और मेरे बेटे को अभी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है। तो मेरा बेटा अंडर 18 है, और दूसरा मेरे हस्बैंड को 10 ईयर की बेस पे लॉन्ग रेजिडेंस लॉफुल, उनको 18 में नेशनलिटी मिल गई थी। तो मुझे ये पता करना है, फॉर्म का पता करना है अपने बेटे का कि उसको कौन सा फॉर्म चाहिए हम फिल करें। और दूसरा ये कि मेरे बेटे का पासपोर्ट 5 महीने रह गए एक्सपायर होने में। वो पाकिस्तानी नेशनल है, उसको बॉर्न वहाँ का है पाकिस्तान का, वो 6 साल का था, यहाँ आया था। तो एक फॉर्म का पता करना है, दूसरा ये कि मैं और मेरा बेटा एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा या मेरे बेटे को करना पड़ेगा। और थैंक यू जी, ये 3-4 सवाल है, ज़रा डिटेल से बता दें। फॉर्म का ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फॉर्म हम उसका यूज़ करें, वो अंडर 18 है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी। मैं जी थैंक यू जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, फॉर्म डिपेंड करता है कि आप बेटे की एप्लीकेशन अलग से डाल रही हैं या अपने साथ मिला के डाल रही हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो होम ऑफिस ने बच्चों के लिए ये बोला है कि आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं बच्चों को, और ज़ाहिर बात है बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाने के दो जो सबसे पॉपुलर तरीके हैं, एक वो होता है कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हों और उनकी एज 10 ईयर्स की हो गई हो, तो वो लोग अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एक और तरीका होता है उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो इस मुल्क में पैदा हुए हों, लेकिन
उनके वालदैन के पास इंडेफिनिट या ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं था जब वो पैदा हुए, या मेनली इंडेफिनिट, और बाद में उनको इंडेफिनिट मिलता है और वो बच्चे फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये 2 मेन कैटेगरीज होती हैं रजिस्ट्रेशन की। जो इसका फॉर्म है वो MN है, लेकिन वो ऑनलाइन फॉर्म आपको मिलता है, तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ॉर्म का नाम क्या है, बिकॉज अब सारे फॉर्म के नाम चेंज हो गए, बिकॉज हर चीज़ ऑनलाइन होती है। तो अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ब्रिटिश चाइल्ड पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक ऑनलाइन खुल जाएगा। फिर कुछ बच्चे अप्लाई करते हैं रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर, वो डिस्क्रेशनरी होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पॉलिसी के, जितने रेजिडेंसी हमारी होगी, हमारे बाप बाप के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो हमें भी दिया जाए। अब उसी के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसमें जब कोई भी एक पेरेंट नेशनैलिटी अप्लाई कर रहा हो तो वो फैमिली एप्लीकेशन डाल के अपने बच्चे को अपने साथ ऐड कर सकता है। उसकी सर्टन कंडीशंस होती हैं उसकी, तो वो व्हाट यू हैव टू मेक, जिसमें उसमें सर्टन कंडीशंस ये हैं कि जी 3 साल से बच्चा यहाँ रह रहा है, वालदैन यहाँ रह रहे हैं, वालिद के साथ इंडेफिनिट या नेशनैलिटी है, उसको कहते हैं फैमिली एप्लीकेशन। तो अगर आप डिसाइड करती हैं बच्चे को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू करने की, तो उसकी अलग एप्लीकेशन डलेगी और आपकी अलग डलेगी। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हम सारा क्राइटेरिया मीट करते हैं और मैं उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर फैमिली एप्लीकेशन के तौर पे ऐड करना चाहती हूँ, तो फिर जो आपकी एप्लीकेशन है नेशनैलिटी की, या नेशनैलिटी की तो नेचुरलाइजेशन की, उस एप्लीकेशन में आप अपने बच्चे को ऐड कर सकते हैं, वो फैमिली एप्लीकेशन कहलाएगी। तो उसमें फिर उसका फॉर्म वो वाला नहीं होगा जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है, वही फॉर्म होगा जो आपका है, उसमें वो ऐड हो जाएगा। और जहाँ तक आपने एक और बात आपने बोली नहीं, बाकी लोग सोच रहे होंगे, मैंने उस पर वीडियो भी की है कि बिल्कुल कोर्ट ऑफ अपील ने रिकमेंडेशन दी है या उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि भाई ये जो 1012 पाउंड रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है बच्चों की, ये बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी जुडिशल रिव्यू के अंदर लास्ट ईयर बाद हाई कोर्ट में डिसाइड हुई थी और आपने खुद सेक्रेटरी स्टेट को बोला गया कि आपने माना था कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ी 372 है और बाकी 640 पाउंड आपका प्रॉफिट है। तो अभी तक उसके ऊपर होम ऑफिस ने सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है कि हम कंसिडर कर रहे हैं इस कोर्ट केस को और हम आगे बताएंगे। अलबत्ता वो केस अब किक ऑफ हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आया होम ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करता है, या दिल टेक ए स्टेप बैक और बोलते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम अपनी फ़ीस गिरा देते हैं रजिस्ट्रेशन की, वी डू नॉट नो। तो वही बात आती है, लोगों के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं इस वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की। बच्चों की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बार बार बोला जा रहा है हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स, सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान टेलीफोन पे दें, कि जब आपकी बारी आए तो आप मुझसे सवाल पूछ के टीवी पे जवाब सुन लें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो तारिक साहब, नमस्ते। मैं सनी बात कर रहा हूँ। नमस्ते सनी। मेरा क्वेश्चन था कि 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी होती है, तो 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो उसके बाद जब अब ये एक होती है कि एक्सेस सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट होती है, वो होम ऑफिस से ऑब्टेन करना जरूरी होता है या फिर ऐसे ही एप्लीकेशन कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन करते हैं उसको टाइम कितना लगता है डिसाइड होने में? और सेम डे सर्विस जो होती है क्या वो अभी ओपन है? हम अपॉइंटमेंट बना सकते हैं उसके लिए? ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेरे भाई। सेम डे सर्विस अभी तक अवेलेबल नहीं है कोविड की वजह से। शायद फ्यू मंथ्स के बाद शायद खुल जाए, लेकिन अभी तक तो सेम डे सर्विस की कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक बात आती है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, तो मेरा एक्सपीरियंस है आजकल जो चल रहे हैं हालात, ये
बोलता है कि डिपेंड करता है आपका केस वर्कर कौन है। मैंने सर्टन एप्लीकेशंस देखी हैं 3 महीने में जवाब आ गया और सर्टन एप्लीकेशंस देखी हैं 8-8 मंथ हो गए और जवाब नहीं आया। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आपका केस किस केस वर्कर को गया और वो डिपार्टमेंट कितना बिजी है, या खुदा न खास्ता किसी को उधर कोविड हो गया या बीमार हो गया और वो छुट्टी पे चला गया, तो ज़ाहिर बात है उसका केस पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। बट ऑन एवरेज 6 to 7 मंथ्स बड़े आराम से मिनिमम लग रहे हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट पे। देखें, ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मसले होते हैं। जिस तरह ज़्यादातर मैं लोगों को जिनको मिलता हूँ वो कहते हैं तारिक भाई हमारी इतनी लंबी हिस्ट्री है कि हमें पता नहीं हमारे सारे वीज़े टाइम पे गए भी हैं या नहीं, तो हम चाहते हैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवा लें, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे सारे वीज़े टाइम पे लगे हैं। बट एक और कैटेगरी लोगों की है जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवाते हैं कि जी हमारा, क्योंकि सारी बात है तकरीबन ज़्यादातर लोग एक ज़माने में स्टूडेंट होते थे कि किसी का कॉलेज रिवोक हो गया या सस्पेंड हुआ, उनको ये नहीं पता कि उनको 60 डे का लेटर मिला या नहीं मिला, बिकॉज उन्होंने अपनी वीज़े पे 8-8 महीने गुजारे और उसके बाद नई एप्लीकेशन डाली और उनको वीज़ा मिला। सो दे डोंट रियलाइज़ के बीच में गैप भी है या नहीं, तो वो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवाते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है, आपको ज़्यादातर अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है कि जितने भी मैंने वीज़े अप्लाई किए वो इन टाइम किए हैं, कभी भी कोई इशू नहीं हुआ, तो फिर आपको सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक इट्स केस बाय केस, ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है कि किसको ज़रूरत है सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट की, किसको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था किसी के बिहाफ पे। जी जी। यूरोपियन ये जो प्री सेटल स्टेटस है, यस मैम। वो लोग दोनों इकट्ठे रह रहे हैं काफी साल से, लेकिन 2.5-3 साल हो चले हैं। तो उन्होंने शादी के लिए एप्लीकेशन डाली थी लास्ट ईयर, क्योंकि वो कोविड था उसके लिए लेट हो गए काफी, तो उनकी अब उनको जाके तारीख मिली इस 13 तारीख को उनकी शादी है वहाँ पोलैंड में। उसके पास प्री सेटल है, उसने दिसंबर से पहले प्री सेटल ले लिया था। तो जो अब लड़का है शादी के बाद वो कौन सा वीजा अप्लाई करें वहां से, और क्या क्या कागज चाहिए और उसका क्या प्रोसीजर, आप वो बता देंगे थोड़ा प्लीज? या बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, तो ज़रा गौर से इसके बारे में सुनिएगा। जी। जहाँ तक बात आती है EU रेगुलेशन की, तो उसमें 31 दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई और बहुत ज़रूरी है एक टेस्ट मीट करना, तो फिर हम उसको EU लॉ के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस जो पोलैंड के अंदर बैठे हुए हैं, अगर वो इस टेस्ट को मीट नहीं करते, तो फिर वो अपेंडिक्स FM के अंडर अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आती, तो पहले मैं अपेंडिक्स FM का यूरोपियन यूनियन लोगों से क्या ताल्लुक़ है पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ। 31 दिसंबर के बाद सारे यूरोपियन नेशनल्स आप अपेंडिक्स FM के अंडर आ गए हैं, जो EU रेगुलेशन के अंडर, EU लॉ के अंडर नहीं आते, मीनिंग अपेंडिक्स EU के अंडर नहीं आते। अब उसका मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स 31 दिसंबर के बाद रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसी भी यूरोपियन नेशनल से, बेशक उस यूरोपियन नेशनल के पास 5 साल का प्री सेटल स्टेटस वीज़ा हो, तो वो अपेंडिक्स FM के अंडर आएगा। यानी कि EU नेशनल का वीज़ा या EU नेशनल की नेशनलिटी समझें किसी ब्रिटिश के बराबर है। यानी कि आपको 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है, और अगर किसी वजह से आप ओवरस्टेयर हैं या आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आपको इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का टेस्ट पास करना है। बेसिकली आपको वही सारे टेस्ट पास करने हैं जो टेस्ट आप किसी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन वाले से, ब्रिटिश सिटीजन से, या जिसके पास यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है, उनके साथ जब आपका रिश्ता होता है, वही वाले टेस्ट अब यूरोपियन यूनियन वालों के ऊपर अप्लाई होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जितने भी यूरोपियन नेशनल्स हैं उनको उठा के उस कैटेगरी में डाल दिया जिसमें बाकी सारे आते हैं, जो अपेंडिक्स FM वाली कैटेगरी है। सर्टन यूरोपियन नेशनल्स अगर वो की कंडीशंस मीट कर लें, तो वो अभी भी यूरोपियन रेगुलेशन, अब उनको मैं यूरोपियन रेगुलेशन तो मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, अपेंडिक्स EU बोलना चाहिए, बिकॉज यूरोपियन रेगुलेशन 31 दिसंबर के बाद ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो अब चीज़ आई है हमारी लॉ के अंदर, वो है अपेंडिक्स EU। यानी कि यूरोपियन रेगुलेशन हटा के हमने यूरोपियन जो ये जिसको हम कहते हैं प्री सेटल्ड और अपेंडिक्स EU, ये इमिग्रेशन रूल के अंदर हम लेके आ गए हैं। उसमें सिर्फ वो लोग EU का फ़ायदा उठा सकते हैं जो 31 दिसंबर से पहले रिलेशनशिप में हो, यानी कि मैरिड हो। लेकिन अगर आपकी या 2 साल से इकट्ठे हों 31 दिसंबर से पहले, तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो शख्स हैं जो शादी कर रहे हैं अपनी यूरोपियन नेशनल के साथ, उनका यूरोप के अंदर जो
अगर वीज़ा लगा हुआ था तो इन्हीं की बेस पे था या नहीं था, और वो 2 साल से इकट्ठे यूरोप में रह रहे थे या नहीं। बिकॉज अगर वो 2 साल से 31 दिसंबर से पहले यूरोप में इकट्ठे रह रहे थे तो वो फिर इस बात को बोल सकते हैं कि जी ऑल्दो 31 दिसंबर का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, लेकिन हमारी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी 31 दिसंबर से पहले, तो हमें EU लॉ के अंडर वीज़ा मिला जाए। तो उसमें फिर फ़ायदा ये है कि उनको प्री सेटल स्टेटस के थ्रू 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा, प्री सेटल स्टेटस के थ्रू। लेकिन अगर वो इस कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करते तो वो अपेंडिक्स FM के अंडर आ जाएंगे, फिर उनका वही 2.5 साल वाला वीज़ा होगा जो बाकी लोगों को मिलता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि आया वो बंदा अपेंडिक्स EU के अंडर आता है विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि वो रिलेशनशिप 2 साल तक एग्जिस्ट करती थी बिफोर 31 दिसंबर। बिकॉज अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2 साल के लिए, तो होम ऑफिस मुड़ के कह सकता है कि आप शादी अब कर रहे हैं मार्च में जाके, तो हम इसको अपेंडिक्स EU के अंडर कंसिडर नहीं करते, बिकॉज हम इस रिलेशनशिप को रिकग्नाइज कर रहे हैं अब से जब आपकी शादी हुई है। तो वो फिर अपेंडिक्स FM के अंडर आ जाएगा, अपेंडिक्स EU के अंडर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जी अपेंडिक्स EU और अपेंडिक्स FM क्या चीज़ अब आ गई है, लेकिन मैंने जितने सिंपल तरीके से होता है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिनको इन चीज़ों की समझ है। वो 2 मिनट में आपका सवाल और पूछ के कि रिलेशनशिप कितनी पुरानी है, कोई मंगनी हुई थी या नहीं हुई, दोज आर द की फैक्टर्स, क्योंकि हमें इस्टेब्लिश करना है कि रिलेशनशिप 31 दिसंबर से पहले एग्जिस्ट करती थी और 2 साल के लिए थी। वरना द होम ऑफिस कैन कम बैक एंड से कि जी आप अपेंडिक्स FM के अंदर अप्लाई करें, और अगर अपेंडिक्स FM के अंदर अप्लाई करेंगे तो सारी बात है फिर 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है, इंग्लिश का टेस्ट देना है, वो बाकी सब कुछ करना है। लेकिन अगर अपेंडिक्स EU के अंडर अप्लाई करेंगे तो वही वाले रूल लगेंगे जो EU रेगुलेशन के वक्त लगते थे कि जी इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं देना, 18,600 भी मीट नहीं करना, और आपको डायरेक्ट 5 साल का वीज़ा मिलेगा। तो उस टेस्ट को पास करने के लिए और सवाल रिलेशनशिप के बारे में पूछने पड़ेंगे, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन उनको करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरे बेटे की शादी हुई थी पाकिस्तान, तो अभी उसकी एक्सटेंशन ड्यू है जून। जी सर। जो कि अभी उसके एक्सटेंशन लेने के बाद क्या हमें 5 साल के बाद उसका PR लेने के बाद 1 साल वेट करने के बाद होगा? कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद होता है। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा सर ये है कि मेरी रिलेटिव है, वो हॉलैंड नेशनल है, उनकी मिसेज है, वो पाकिस्तान से शादी करके 2012 में आई थी यहाँ पे। आपके प्रोग्राम में कॉल की थी, फिर हमने उनका वो प्री स्टेटस लिया, उसके बाद PR उनको मिल गई हुई है। तो अभी 1 साल वेट करने के बाद उनके हम नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं या कि अभी कर सकते हैं? ये मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। थैंक यू। ओके सर। सर पहले तो मैं आपको स्पाउस वीज़ा की एक्सप्लेनेशन दे दूं और फिर नेशनैलिटी पे आते हैं। स्पाउस वीज़ा, थैंक यू सर आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आप TV पे सुन लें तो बाकियों को भी फ़ायदा हो जाएगा। देखें सर, स्पाउस वीज़े 2 तरह के मिलते हैं। या आपको स्पाउस वीज़ा मिलता है 5 ईयर रूट पे, या आपको स्पाउस वीज़ा मिलता है 10 ईयर रूट पे। ज़्यादातर मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो 5 ईयर रूट पे होते हैं, उनको 2.5 साल का मिलता है, फिर 2.5 साल का मिलता है, और जब 60 मंथ्स पूरे हो जाते हैं जिसमें आखिरी 28 डेज़ ग्रेस पीरियड होता है, तो आप सेटलमेंट अप्लाई कर लेते हैं। 10 ईयर रूट पे वो लोग जाते हैं जो किसी वजह से, ज़्यादातर उनका सर इशू होता है फाइनेंशियल, तो वो या उनको बेनिफिट लेने पड़ जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं खुदा न खास्ता उनके, तो फिर वो 10 ईयर रूट पे चले जाते हैं। या जो ओवरस्टेयर होते हैं वो ज़्यादातर 10 ईयर शादी करते हैं, वो 10 ईयर रूट पे चले जाते हैं, तो फिर उनको 10 साल पूरे करके सेटलमेंट मिलती है। तो पहले तो आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि जो एप्लीकेंट है वो 5 ईयर रूट पे या 10 ईयर रूट पे, बिकॉज अगर 5 ईयर रूट पे तो 5 साल बाद सेटलमेंट मिलेगी, और अगर 10 ईयर रूट पे है तो 10 साल बाद सेटलमेंट मिलेगी। और वो होम ऑफिस के आपको वीज़ा लेटर बता देता है कि आप कौन से रूट पे हैं। उसके बाद जब एक दफ़ा बंदे को सेटलमेंट मिल जाती है तो फिर ये देखना है कि बंदे ने नेचुरलाइजेशन कब अप्लाई करनी है, बिकॉज नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसके बाद आप ब्रिटिश बनते हैं और फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। नेचुरलाइजेशन का जो नॉर्मली रूल होता है सर,
वो ये होता है कि कम से कम आप 3 साल इस मुल्क के अंदर रहे हों। बिकॉज जो नेचुरलाइजेशन के रूट्स होते हैं वो 3 ईयर रूट होता है, 5 ईयर रूट होता है कि जी या तो आप 5 साल से इस मुल्क में रह रहे हो या 3 साल से। तो जब एक दफ़ा एक बंदे को इनडेफिनेट मिल जाता है तो हम पहला सवाल ये देखते हैं कि जी आप 3 साल से तो कम से कम इधर रह रहे हैं ना, बिकॉज दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। बंदा कहता है जी हाँ। फिर पूछते हैं कि आपके हस्बैंड के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या नहीं, बिकॉज अगर हस्बैंड के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वाइस वर्सा वाइफ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका इंडेफिनेट लगता है आप अगले दिन जाके नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि 3 साल से आप इस मुल्क में ओवरऑल रह रहे हो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे हस्बैंड के पास इनडेफिनेट है, उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है, या वाइफ के पास वाइस वर्सा, तो फिर कानून ये कहता है कि या आपकी डिवोर्स हो गई है खुदा न खास्ता, तो फिर कानून ये कहता है कि इनडेफिनेट के बाद 1 साल आपको वेट करना है, और जब 1 साल गुजर जाए उसके बाद आपने एप्लीकेशन डालनी है नेचुरलाइजेशन की। जो 10 ईयर का रूल है वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रूल ये है कि एक दफ़ा तो आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन कब डालनी है। उसके बाद जब आप नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं तो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट ये है कि वो पिछले 10 साल में जाते हैं और ये देखते हैं कि आपने कहीं यहाँ ओवरस्टे तो नहीं किया था और उसकी वजह से एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ करते हैं आपकी एप्लीकेशन। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंडेटरी है कि आप 10 साल इस मुल्क में हो। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो स्पाउस वीज़े पे आए हैं 5 ईयर पे, 5 साल कंप्लीट किए हैं क्योंकि उनके हस्बैंड या वाइफ ब्रिटिश थे, उन्होंने इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई किए। और जारी बात है जब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई करें उनको इस मुल्क में 10 ईयर्स तो नहीं हुए, वो जब 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं उसमें वो बोलते हैं कि जी हम तो सिर्फ 5 साल 2-3 महीने इस मुल्क में थे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आई होप आपको क्लेरिफाई हो गया वो सारी बातें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर? सर जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, और वेट कर रहे हैं कि कब इकॉनमी वापस खुले। अच्छा, इंशाल्लाह जी, अल्लाह करेगा। उम्मीद तो सबकी यही है, जल्दी खुल जाए। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के काम वाम रुके हुए हैं, मैं फील करता हूँ। बहुत लोगों से बात होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग बिज़नेस के अंदर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो बिल्कुल यार जब पहिया रुकता है तो हर चीज़ रुक जाती है। जी अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो मेरे ख्याल से आपकी कॉल कट गया, डू अपोलोजाइज। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तारक साहब एक दो मशवरे कर लेने थे जनाब को। सर मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन बोल दें और फिर मैं आपको दे देता हूँ। चलो इन्फॉर्मेशन दे दो एक दो मसले। हाँ हाँ बोले क्या चीज़? मैं फेल सैलम सीकर हाँ जी। मैं 7 ईयर बेस ना जी, मेरे बच्चे ने तो 7 साल हो गए सन जी। उन्होंने बेस पे मैं अप्लाई किया सी लास्ट ईयर फरवरी दे विच जी। और मेरी मिसिस दा और सब तो छोटे बच्चे दा जरा वीजा आ गया है पिछले फरवरी 10 फरवरी नो जी। लेकिन मेरे जो 2 बच्चे अडल्ट हो गए और मेरा हाले तक कोई ना लेटर आया ना कोई डिसीजन आया ना ही कोई बायोमेट्रिक आया। इन बारे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। देखें पहली बात तो ये है कि आपका केस पढ़े बगैर मैं नहीं बता सकता कि क्यों अभी तक नहीं है और क्या उसमें अल्लाह ना करे कोई मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में क्वालिफाइंग चिल्ड्रन है तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म हो जाती है तो आपको वीज़ा मिलना ही चाहिए। आपका ओवरस्टे का पीरियड या इन चीज़ें आप पे एडवर्स इफेक्ट नहीं करते। जहाँ तक बात आती है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ बच्चे अडल्ट हो गए हैं तो ज़ाहिर बात है होम ऑफिस की पॉलिसी है कि अडल्ट बच्चों को हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन उनकी बहुत पहले डाली थी एंड दे बिकेम अडल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, सो फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन रूल उनकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उनकी एज उधर रुक जाती है। तो अब क्यों आपका अभी तक डिसीजन नहीं आया मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोगों ने इकट्ठी एप्लीकेशन डाली थी आपकी वाइफ और आप लोगों ने, तो फिर अगर उनको मिला है तो आपको भी मिलना चाहिए। मे बी आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते हैं कि वो होम ऑफिस से रब्ता करें कि जी हाँ ये पूरी जॉइंट फैमिली एप्लीकेशन थी, तो अगर एक फैमिली मेम्बर को दिया तो बाकियों को आपने क्यों नहीं दिया। या अगर आपने सेपरेट एप्लीकेशन डाली थी तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको वेट ही करना पड़ेगा कि कब होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन लेता है। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कोई भी नहीं बता सकता कि मेरिट के आपकी एप्लीकेशन में। मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि आपका वीज़ा लगे।
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ लंदन से। जी जी मेरे आपसे दो सवाल हैं। मेरी कजन है पाकिस्तान में, जी उसके 3 बच्चे हैं। एक बेटे की उम्र उसके 17 साल है, 2 बेटे की 10 साल, जो कि दोनों ट्विंस हैं। उसने अभी, जो मेरी कजन है ना, उसने 2020 में एमबीए किया है पाकिस्तान में कंप्लीट। तो अभी वो यहाँ पे ना आना चाह रही हैं यूके में, एमबीए लीडरशिप के उस पे, मतलब करना चाहती हैं यूके आके ना। बच्चे हैं, तीनों बेटे, वो उनको ला सकती हैं उनके बिहाफ पे, मतलब जो मेरी कजन है वो अपने बिहाफ पे अपने हस्बैंड और बच्चों को साथ लाना चाहती हैं। तो ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक की 18 साल। पूछना ये है कि मेरे दोनों बेटों को क्या B1 इंग्लिश टेस्ट देना होगा? बिकॉज मेरी एक्सटेंड होनी है वीजा मई में। मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ के नेशनल हैं, बट मेरी और मेरे बच्चों की जो है वो एक्सटेंड होगी वीजा। तो मुझे पूछना है कि बच्चों का, मेरे बेटों का, दोनों का इंग्लिश B1 टेस्ट होगा या नहीं होगा? ऑलराइट, थैंक यू। शुक्रिया मेरे आप। थैंक यू मैम आपकी कॉल का। जब आप बात करी थी मुझे बताया गया कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। अभी हम ब्रेक पे जाने लगे। ब्रेक से वापस आके मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा एंड देन वील टेक सम मोर कॉल्स अपने आखिरी सेशन के अंदर। सो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉल आई, देखें जहाँ तक आपकी कज़न की बात है, जो आपने कहा इधर स्टूडेंट के तौर पे आना चाहती हैं, बिल्कुल अगर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो टेक्निकली वो अपने डिपेंडेंट्स को, जिसमें हस्बैंड आ जाते हैं और एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, उनको बिल्कुल अपने साथ एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट के तौर पे लेके आ सकती हैं एंड एज लॉन्ग एज यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो। बिकॉज क्राइटेरिया ये है कि आपको एक सर्टन लेवल पे यूनिवर्सिटी पे पढ़ना है और उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ बुला सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपके बच्चों की, देखिए नॉर्मली होता है कि जो ये एक्सटेंशंस हो रही होती हैं, बच्चे क्योंकि पहले से एक्सटेंशन में चल रहे होते हैं तो एक्सटेंशन के अंदर बच्चों को एज डिपेंडेंट ही डाला जाता है। तो जब डिपेंडेंट के तौर पे डाला जाता है तो फिर वो बच्चों से उनको कंसिडर करते हैं एज अ बच्चे, क्योंकि पुरानी उनकी एप्लीकेशन चल रही होती है और वो उनसे इंग्लिश टेस्ट नहीं मानते। हाँ, जब इंडेफिनिट की बारी आती है, क्योंकि उनकी एज ओवर 18 हो चुकी होती है, उस वक्त उनको इंग्लिश टेस्ट देना लाजमी है। तो मुझे नहीं पता कि आप एक्सटेंशन की बात करी है इंडेफिनिट की, लेकिन अगर इंडेफिनिट की बात करी है तो उस वक्त उनको इंग्लिश टेस्ट देना लाजमी है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं प्लीज। जी जी पूछें। तो ये है कि हम 2004 में आए थे और हमने अप्लाई किया था बच्चों के बेस पे 7 ईयर के ऊपर जी। तो हमें तो वो मिल गया 3 ईयर का जी। उसके बाद फिर हमने अप्लाई किया, फिर 3 ईयर का मिला जी। तो भी हमारे पास इंडेफिनेट है। तो 2 अंडर एज बच्चे थे, उनका हमने वो ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। जी जी। तो अभी जो दूसरे हैं नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए बताएं क्या करना है। तो उनको भी B1 और इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा या नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर इन लॉ इधर हैं, तो वो अगर पाकिस्तान जाना चाहें, उनके पास
5 ईयर का वीजा है, तो वो कितना देर उधर रह सकती हैं? उनका बेटा, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने बुलाया था उनको। ऑलराइट, कौन सा वीज़ा उनके पास 5 ईयर का, यूरोपियन या वैसे? 5 ईयर का आई डोंट नो कौन सा वीजा है उनके पास। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई थिंक जी फैमिली सेटलमेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात आती है बच्चों की, बिल्कुल अगर वो ओवर 18 है और वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाइफ इन द यूके और जो इंग्लिश टेस्ट है वो मैंडेटरी होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, उनको पास करना पड़ेगा जब भी वो अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह कुछ लोग होते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि आप तो उस कैटेगरी में नहीं आते, बट समझाने के लिए कि जो रेफ्यूजी की बेस पे सेटलमेंट अप्लाई करते हैं उनको इंग्लिश टेस्ट शुरू में देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब नेचुरलाइजेशन की बारी में आते हैं तो उनको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत होती है लाइफ इन द यूके। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, जो लोग EU लॉ के अंडर सेटलमेंट लेते हैं उनको सेटलमेंट के वक्त तो EU लॉ के अंडर ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश टेस्ट की और लाइफ इन द यूके की, लेकिन नेचुरलाइजेशन के वक्त थी। तो इस तरह मुझे नहीं पता कि आपके बच्चों को सेटलमेंट किस बेस पे मिली है, लेकिन जब नेचुरलाइजेशन की बारी आएगी तो उनको लाजमी ये दोनों कंडीशंस को मीट करना है, अनलेस वो एक्सेप्शन अप्लाई करते हैं, एग्जेम्पशन अप्लाई करते हैं, तो उसकी वो डिफरेंट कैटेगरी है। जहाँ तक आपकी बात है मदर इन लॉ की, जिस मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनके पास 5 साल का वीज़ा है तो कौन सा वाला, तो वो आपने कहा फैमिली, लेकिन वो इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर मी। लेकिन सिर्फ इतनी सी अर्ज़ कर दूं कि ज़्यादातर जो ये वीज़े होते हैं जो लोगों को यहाँ 5 ईयर के रूट पे मिलते हैं या इकट्ठे 5 ईयर के मिलते हैं, लोगों का पर्पस ये होता है कि 5 साल बाद हम सेटलमेंट लें अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं। तो उसमें कंडीशन ये होती है कि कंटिन्यूस रेजिडेंस आपका यूके के अंदर होना चाहिए, और कंटिन्यूस रेजिडेंस उस वक्त ब्रेक हो जाता है जब आप एक बारी में 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर हैं। तो जब लोग छुट्टियों पे जाते हैं तो 2 बातों का मैं उनको कहता हूँ ख्याल रखा करें कि 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर एक बारी में ना जाएं। फिर लोग कहते हैं कि तारिक भाई हम कितनी दफ़ा जाएं। देखिए, सेटलमेंट पे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम होती है जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं, बिकॉज जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं टू बिकम ब्रिटिश सिटीजन इस मुल्क में, उस वक्त बड़ी बारीकी से होम ऑफिस देखता है कि आपकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही, एंड दे वेरी रिलैक्सड इन दैट। कोई मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कि कितने दिन आप मुल्क से बाहर रह सकते हैं, पर इट्स अ वेरी रिलैक्सड पॉलिसी। अनलेस आप बिल्कुल ही मुल्क छोड़ के ना चले जाएं और 2-2 महीने के लिए सिर्फ इधर आएँ, इट्स फाइन। तो नॉर्मल लोग जो इधर रह रहे होते हैं वैसे भी 2-2, 3-3 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रहते। तो दैट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस अप्रोच, और उस चीज़ को फॉलो करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं वालेकुम वकास अस्सलाम। बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सर मेरा क्वेश्चन ये कि मैं इंग्लैंड में 2011 स्टूडेंट वीज़े पर आया था, तो वीज़ा मेरा ख़त्म नहीं हुआ था अभी, तो 2012 में मैंने शादी की इधर इंग्लैंड में, तो उन्होंने मुझे 10 ईयर के रूट पर डाल दिया था स्पाउस वीज़े पर। हेलो जी जी, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। जी हाँ जी, 10 ईयर उन्होंने रूट पे मुझे डाला है, तो मेरा वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने से पहले मेरी शादी हो गई थी 2012 में। जी तो मेरा क्वेश्चन ये कि ऑन द बेस ऑन 10 ईयर रूट, जैसे भी मुझे हो जाएंगे कमिंग फ्यू मंथ, जून में 10 ईयर हो जाएंगे कंप्लीट लीगली, तो उस बेस पर मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा आपसे ये क्वेश्चन था सर। अगर आपका पूरे रेजिडेंस लॉफुल पीरियड है, एक्सटेंशंस इन जी, टाइम जी। हुई हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं जी। है, तो 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं बीच में कोई गैप किसी किस्म का नहीं आया। मेरी 3 एग्जाम हो गई है एक्सटेंशन ऑलरेडी, तो 4th मैं नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये अगर पेपर आप हो सकती है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एज लॉन्ग एज आप लॉन्ग रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे आपसे। जी जी। एक तो मैं अपने पेरेंट्स का विजिटर वीजा लगवाना चाहता हूँ इंडिया से, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी इनकम अब 0 हो गई है, लेकिन उनके पास सेविंग्स हैं। तो एक क्वेश्चन ये था, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी कि उनके पास कोई इनकमिंग नहीं है पर उनके पास सेविंग्स है? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अपनी एप्लीकेशन ILR के लिए डाली हुई है, तो मैं उन्हें एप्लीकेशन में अपना प्रूफ कैसे दिखाऊंगा कि उनका यहाँ पे कोई है रिलेटिव? मेरी वाइफ है जो ब्रिटिश सिटीजन है, मेरा बच्चा है छोटा जो ब्रिटिश सिटीजन है, तो क्या उनके पेपर लगा दूं या अपना भी लगाना है मेरे को? एंड अपना लगाना है तो क्या लगाना है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, जस्ट टू से कि वो किससे मिलने आ रहे हैं,
वो तो बिल्कुल आप अपना भी लगा सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, यूएन नंबर ये है उसका, होम ऑफिस वो चेक कर सकता है। जहाँ तक बात एप्लीकेशन की, विज़िट वीज़े की, कोई देखें इसमें जो एक फ्रैंकली मैं आपको बात बोलूँ, कोई एक स्केलेटन नहीं है कि जी ये चीज़ें हों तो विज़िट वीज़ा दे देते हैं। मैंने देखा है कि बड़े पिकी होते हैं होम ऑफिस के ऑफिसर्स वीज़ा देने में, तभी बड़े अच्छे केसेस ही मैंने देखे हैं वीज़ा रिफ्यूज़ किया ना, फिर अपील का तो अब राइट नहीं है, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं और वो अपना डिसीजन ओवरटर्न भी कभी देखा है मैंने, कर लेते हैं। तो ऑल आई एम सेइंग इज के एम्पल एविडेंस लगाएं उनकी फैमिली सोशल सेटअप का बैक होम कि ये बड़े कंफर्टेबल हैं इधर, ये सिर्फ मिलने आ रहे हैं और वापस चले जाएंगे। एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव दैट विजिट वीज़ा शुड बी ग्रांटेड। और अगर किसी वजह से वो नहीं ग्रांट करते, आपके पास रेमेडी है कि आप जुडिशियल रिव्यू पे ना जाएं, लेकिन उससे पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें। और देखा जाता है कि अक्सर प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे दे डू टर्न देयर डिसीजन अगर आपका वैलिड है प्री एक्शन प्रोटोकॉल, यानी कि उसमें मेरिट है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और उसकी फिक्र ना करें कि आप क्या अपना एविडेंस दे रहे हैं। जो आपने एप्लीकेशन डाली है उसका यूएन नंबर दे दें एंड दे विल पिक इट अप फ्रॉम देयर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, I've been watching your shows and I like it a lot. I get a lot of knowledge. I have two questions today. Yes. I moved from Europe to UK last in July 2020. EU citizen. I'm EU citizen, and so I was wondering, after 5 years, if I apply for British passport, do I have to give an English test? All right. Any other question, ma'am? Yeah. And another question is, I started working in August, and I applied for in December. I applied for EU visa permit for my brother and his family in Pakistan. And I haven't received a decision yet, but I was wondering now, because of COVID, my work is not going that great, so I'm receiving universal credit. I was wondering, will that affect my brother's visa application? All right. Now, please listen very carefully to what I'm going to explain you, because the second part of the question is very crucial, which you've asked me. So let's cover the first part of the question. You are a European national and you have been exercising treaty rights in this country, and you came, you said, in July 2020. So I do not know when did you make the application to be registered under the EEA regulation, or did you make the application now? But either way, after you've lived in this country for 5 years and exercised treaty rights for 5 years, it's very crucial to tell you, you must continuously exercise your treaty rights, meaning work in this country. And if you're not working, then you must be on a job seeker allowance for 6 months, or if you're dependent on someone else or you have money of your own, you don't need to work, you must have private medical insurance. So up to the point of indefinite leave to remain, which is settlement in this country, being a European national coming from either the EU regulation or under the Appendix EU, you do not require to give any English test or life in the UK. However, after your indefinite leave to remain, whenever you decide to make a naturalization application, you will have to pass the English test and the life in the UK test. So at the moment, when you apply for your indefinite, you will not require to give the English test, either the life in the UK or the English ability test. However, when you apply for your naturalization, you would be required to give those tests. Now we come to the second part of your question. Now, let me try to make it, simplify it. First thing is, you're making an application for your brother. He is your extended family member. Extended family member, Regulation 8 is applicable to your brother if you made the application before December 31st, because after December 31st, you cannot make an application for your extended family members unless they hold a resident card. So I presume you made the application for your brother under EU Regulation 2016 prior to 31st December. Now, the conditions you have to meet is that you, prior to coming to the UK, were giving money to your brother, and then after coming to the UK, you keep on giving money to your brother. The dependency should not have a gap, and you must be continuously giving money to your brother. So before coming to the UK, you started giving him the money, and even now you're giving him the money. And then obviously it can become a problem, because if you are getting universal credit, then the Home Office turns around and says that if you cannot live on your own expense because you're taking benefits from us, how can you support someone else? Because the whole point of the support is you're giving them
money for their essential living needs. But if your own needs are not being fulfilled, how are they meeting those? How are you able to meet the requirements for them? Now, at the same time, there is a contra-argument we make trying to protect you here or defend you, is that under the EU law, it does not matter if you're taking benefits, because at the end of the day, when they come into the country, you can always argue with the Home Office that they will be member of your household. So realistically, you don't have to give them money once they're here because they'll be member of your household. Now, it's a very technical point, and I don't want to spin your head around going in detail about this point, because I think you need to sit with a very competent person and who can explain this point to you. But I think more crucially, and I find this in a lot of applications for extended family member, is that people don't realize that the support, the financial assistance must start before they come to the UK. So that is very crucial. And in your case, you came in July, so the financial support to your brother had to start prior to July 2020. And either financial support, or he should be member of your household, meaning living with you in your EU country, but I don't think that's the case in your scenario. So I think it's very important you speak to a competent person to make sure you fulfill Regulation 8 requirement, and it can be a problem taking benefits, but it could be argued against, but there's more technical point to it. For that, I think you need to go and see someone. मुझे बताया जाता है कि अब हमारा शो इख्तिताम पे आया है. Thank you so much for your love and support. मैं बहुत माजरत का हूँ. I do apologize अगर किसी वजह से आप कॉल वेट करते रहते हैं और आपकी कॉल नहीं मिलती, लेकिन मेरा पर्पस ये होता है कि मैं एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से करूं ताकि अगर आप वेट भी करें, शायद आपको भी जवाब मिल जाए अपने सवाल का. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप देते हैं. आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी. अल्लाह हाफिज़.